Hi friends, I welcome you all at Crack Grade B. In the video lecture series of Code on Wages, today we will cover Advisory Committee, what are the offenses and what types of penalty given in this new Code on Wages. And these all the points which I have covered in this video lecture is very important for this UPSC EPFO exam. So now this is the third part and the final part for this Code on Wages. So let's see friends what we are going to cover for today. First I would like to inform you that हमारा जितना भी मटेरियल है हमने उस पर 25% का डिस्काउंट दे दिया है. तो आप अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इंडियन इकोनॉमी को खरीदना चाहते हैं, इट विल कॉस्ट यू 1299 and if you want to purchase only industrial relation, labor law, social security along with general accounting principle, it is going to cost you 1099 and if you want to purchase only industrial relation, labor law, social security, it will cost you 899 and अगर आप हमारी इस मटेरियल को ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो आप 799 रुपीज में इसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं. इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.crackgradeb.com पर जाएं और वहां पर आप जाके रजिस्टर करें और वेरीफाई करें अपने ईमेल से और फिर आप इस मटेरियल को परचेज कर सकते हैं. देखिए ये मटेरियल प्रिंटेड हार्ड फॉर्म में है. अगर आप इन तीनों में से लेना चाहते हैं और ऑनलाइन भी आप इसको 799 में पढ़ सकते हैं. सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो लेबर कोड है इसको हमने अपडेटेड फॉर्म में रखा है और टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन दिया है. जितने भी एक्ट हैं, स्कीम्स हैं जो इस सब्जेक्ट को कवर कर रही हैं. तो लेट्स मूव फ्रेंड्स. एज वी ऑल नो दैट कि कोड ऑन वेजेस में गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट, और देखिए बार बार मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई कि इस पर से कोई ना कोई एक क्वेश्चन गवर्नमेंट फ्रेम कर सकती है कि अगर आपको मिनिमम वेजेस को डिफाइन करना है या मिनिमम वेजेस को डिसाइड करना है तो उस केस में या उस केस में गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी बोर्ड रखा है तो वो किस किस तरह के लोगों से बना हुआ है, कौन कौन से लोग उसको उस बोर्ड के अंदर रखे गए हैं. तो इस बोर्ड के सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बोर्ड किस तरह का बोर्ड होगा. ये बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लेवल पर होगा. यानी कि एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होगा और एक होगा आपका स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड. तो सबसे पहली बात कि ये जो बोर्ड है इसका पर्पस क्या है. देयर आर टू पर्पस डिफाइंड फॉर दिस advisory board. First one is it will fix the minimum wage and the second point it will increase the employment opportunities for women. देखिए वो कैसे प्रूव होगा. सबसे पहले देखते हैं कि इसके मेंबर्स कौन कौन से होंगे. इक्वल मेंबर्स फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय साइड, 1/3 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे और 5 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इस बोर्ड के अंदर रखे जाएंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी मेंबर होंगे उन टोटल मेंबर में से 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑन बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड विल बी वुमेन. अब क्या हुआ, आपने ये बोर्ड डिसाइड किया. इस बोर्ड को डिसाइड करने के बाद अगर आप उस बोर्ड के अंदर 1/3 वुमेन्स को रख रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन. क्यों, क्या होगा, ये बोर्ड जो है जिसमें 1/3 महिलाएं अगर होती हैं तो वो महिलाओं के बारे में सोचेंगी और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है उस डायरेक्शन में गाइड करेंगी ताकि वुमेन्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ सके. नाउ अब बात आती है ऑफेंसिव की. फ्रेंड्स इसमें बहुत बड़ा चेंज गवर्नमेंट ने किया है. देखिए पहले क्या था, पहले ऑफेंसिव के लिए इम्प्रिजनमेंट का बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने प्रोविजन रखे हुए थे, लेकिन इस कोड ऑन वेजेस में गवर्नमेंट थोड़ी लीनियंट हुई है. थोड़ी एम्प्लॉयर्स के लिए बहुत ज्यादा उसने अपॉर्चुनिटीज दी है. कैसे, इन्होंने जो इम्प्रिजनमेंट का जो प्रोविजन पहले के एक्ट में हुआ करता था अब उनको उन्होंने मैक्सिमम के केस में फाइन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है. देखिए सबसे पहली चीज, अगर कोई भी एम्प्लॉयर
लेस पेमेंट देता है जो इस प्रोविजन के अंदर डिसाइड किया गवर्नमेंट में। आई मीन टू से हियर दैट कोड ऑन वेजेस में किसी गवर्नमेंट ने 250 रुपीज पर डे के आसपास पेमेंट देने के लिए प्रोविजन दिया है इस कोड ऑन वेजेस में। अगर वो कोई भी एम्प्लॉयर इससे कम की पेमेंट देता है तो ही विल बी पनिशेबल विद फाइन ऑफ ₹50,000। तो सेकेंड पॉइंट देखिए, पहले बार के ऑफेंस में तो उसने कोई भी इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन नहीं दिया है कि आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अगर यही ऑफेंस दोबारा रिपीट होता है और 5 साल के अंदर रिपीट होता है यानी कि सेकेंड ऑफेंस, तो इस केस में 3 महीने की सजा भी हो सकती है और फाइन को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है और दोनों भी दे सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा लीनियंसी इस ऑफेंसेस के अंदर दिए गए हैं, बट माई पॉइंट इज दैट कि कितना अपने को क्या याद रखना है, कितना फाइन है, सेकेंड टाइम में कितने कितने टाइम के लिए इम्प्रिजनमेंट दिया गया है और फाइन का अमाउंट कितना इंक्रीज किया गया है। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। देखिए दोस्तों, ये वर्ड याद रखना, यहां पर इन्होंने वर्ड या जो लाइन दी है वो दी है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की। पहले क्या होता था, इंस्पेक्टर राज क्यों बोलते थे हम इंडस्ट्रीज को, कि इंडस्ट्रीज में कोई भी इंस्पेक्टर जाता था, वहां का एग्जामिनेशन करता था, इंस्पेक्शन करता था और सीधे पनिशमेंट देता था। लेकिन इस कोड के अंदर उन्होंने इंस्पेक्टर को एक फैसिलिटेटर का भी जॉब दिया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को कौन अपॉइंट करेगा। इट विल बी अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और इसके कौन कौन से काम होंगे, ये एडवाइस करेगा एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स को रिलेटिंग टू द कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। तो ये चेंज है पहले वाले इंस्पेक्टर और अब के वाले इंस्पेक्टर के अंदर, बिकॉज दिस इंस्पेक्टर इज इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। नाउ it will also inspect the establishment as assigned to him by the appropriate government। कोई भी इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्रीज में जाके कोई भी इंस्पेक्टर एग्जामिन कर सकता है, रिकॉर्ड को चेक कर सकता है। इनफैक्ट इस कोड के अंदर वेब बेस्ड एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन का भी प्रोविजन दिया गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने के लिए। नाउ अपील, मान लीजिए कि इंस्पेक्टर ने या किसी भी अथॉरिटी ने कोई भी जजमेंट दिया या कोई भी पनिशमेंट दिया, तो उस केस में अ पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर पास बाय द अथॉरिटी मे प्रिफर एन अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी। अब ये अपीलेट अथॉरिटी कौन होगी, ये डिसाइड करेगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर इज दैट कि ये जो एप्रोप्रिएट जो आप अपील करेंगे या जो भी पर्सन एग्रीव्ड है उसको अपील करेगा, उसके लिए टाइम फ्रेम दिया गया है 19 डेज। अगर जो भी ऑर्डर दिया गया है उसके 90 दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर आप किसी भी अपीलेट अथॉरिटी के अंदर जाके अपील कर सकते हैं। सेकंड बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर अपीलेट अथॉरिटी के अंदर किसी भी एग्रीव्ड पर्सन ने कंप्लेन की है तो उस अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद इन 3 मंथ्स वो उस जजमेंट को या उनकी हियरिंग का जो डिसीजन है वो एग्रीव्ड पार्टी को देगा। तो ये भी एक टाइमलाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है सालों साल केस चलता रहता है पर उसका डिसीजन कहीं आके नहीं निकलता। सेकेंड पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। कोई भी ऑर्डर किसी भी अपीलेट अथॉरिटी ने दिया है या कोई भी पनिशमेंट का ऑर्डर इस कोड के अंदर है तो इसके ऑफेंस को का कॉग्निजेंस यानी कि संज्ञान जिसको हम बोलते हैं अपने आप, जैसे जस्ट लाइक आपका हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कई कई ऑफेंसेस के बारे में वो डायरेक्ट संज्ञान ले सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है, बट इसमें नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस कोड। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, याद रखना इसको। और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय एन एम्प्लॉय और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन registered under the Trade Union Act or an inspector. I mean to say, cognizance of offence related to employee, registered trade union और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, इनके द्वारा
कोई भी ऑफेंस किया गया है या कोई भी डिसीजन लिया गया है तो उस केस में कोर्ट इसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। नाउ पावर ऑफ रिमूव डिफिकल्टी, अगर इस कोड में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कोई भी प्रोविजंस आ रहे हैं तो इसको पार्लियामेंट में जाके डिसाइड नहीं करना है। गवर्नमेंट किसी भी नोटिफिकेशन के द्वारा या अपने ऑर्डर के द्वारा जो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो सकता है, इन सारी डिफिकल्टीज को रिमूव कर सकते हैं। यानी कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बहुत सारी ज्यादा पावर्स दी गई हैं। वाई? ताकि ये जो इसके अंदर जो डिफिकल्टीज है तो एग्री जो पार्टीज हैं या जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इस प्रोविजन जिन लोगों के लिए बनाया गया है, तो उनकी जितनी भी डिफिकल्टीज हैं उनको गवर्नमेंट केवल ऑफिशियल गजेट में पब्लिश करके उनको रिमूव कर। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट ऑफ असेट ऑफ एम्प्लॉयर विद द गवर्नमेंट। देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट ने किसी को अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया, एग्जांपल से आप समझो, और उसकी कोई प्रॉपर्टी है या कोई असेट है, तो सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर यह है, यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसी एम्प्लॉयर को, कोई भी काम अगर दिया है, रोड बनाने का काम दिया है, बिल्डिंग बनाने का काम दिया है, कोई इंडस्ट्री बनाने का काम दिया है, तो जो अमाउंट गवर्नमेंट ने इसको दिया है या कोई भी प्रॉपर्टी इस एम्प्लॉयर के साथ अटैच्ड है इस काम को कंप्लीट करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा कि अगर कोई भी किसी भी कोर्ट ने या किसी भी अथॉरिटी ने एक ऑर्डर दिया है इस एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को सीज करने का, तो उस केस में जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट से उस कोर्ट के ऑर्डर को पूरा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां उस केस में एम्प्लॉयर को सेव किया गया है और बचाया गया है। आई मीन टू से, किसी भी तरह का कोर्ट ऑर्डर, किसी भी तरह का एपिलेट अथॉरिटी के द्वारा दिया गया ऑर्डर गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकता और वो जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच नहीं कर सकता कोर्ट के ऑर्डर को फोर्स करने के लिए। ठीक है, तो ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट ऑफ असेट ऑफ एम्प्लॉयर विद द गवर्नमेंट। नाउ द लास्ट पॉइंट इज दैट, ये आप याद रखना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कभी कभी आपको घुमा सकता है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड shall be deemed to affect the provision of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 and the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provident Act 1948। यानी कि मनरेगा पर और माइंस प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1948 पर इस कोड के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। तो इट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस कोड ऑन वेजेस। अगले लेक्चर्स में मैं आपको इन पर बेस कुछ एमसीक्यूज दूंगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने कवर नहीं किए हैं इन वीडियो लेक्चर में, बट उन एमसीक्यूज को देने के बाद आपके वो 2-3 जो पॉइंट्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो ये आपके मेरी तरफ से कोड ऑन वेजेस खत्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।